And I will start with the anemia. एनीमिया क्या था? हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 10 ग्राम पर डीएल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड एज एनीमा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एंड सीडीसी। तो कभी भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर मदर का हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम पर डीएल से कम आता है, वी विल कंसीडर इट एज एनीमिया। ठीक है। And if it is going 9 gram per dl से below, then we will delay with the investigation and the appropriate treatment की requirement होती है मदर को if it is going 9 gram से below। ठीक है। anemia is the commonest hematological disorder that may occur in the pregnancy। जो ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर के अंदर आता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है। ठीक है। देन वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ये दो टाइप का था, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एनीमिया वो होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में चेंज आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, वी ऑल नोज। ठीक है। तो इन फिजियोलॉजिकल चेंज में एक चेंज ये होता है कि मैटरनल की प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होती है और रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है ये। तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ आरबीसी की भी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है, आरबीसी के आरबीसी की वॉल्यूम कम इंक्रीज होती है। तो इन दोनों के रेशो जो है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है ना। मैटरनल प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज बाय 40 to 50%, जबकि आरबीसी वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20%। ठीक है। तो इनका जो रेशो है इसमें फॉल आता है, रिलेटिव फॉल। तो इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, हीमो डाइल्यूशन हो जाता है, बिकॉज प्लाज्मा वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन है, प्लाज्मा वॉल्यूम का जो इंक्रीज हुआ है वो ज़्यादा होता है आरबीसी के अकॉर्डिंग। तो आरबीसी का ज़्यादा कम होने की वजह से प्लाज्मा में उसमें एक हीमो डाइल्यूशन होता है। ठीक है। हीमो डाइल्यूशन होने की वजह से एक रिलेटिव फॉल आता है इनटू द हीमोग्लोबिन एंड द हीमोक्राइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है। कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, बस एक चेंज होता है फिजियोलॉजिकल। नॉर्मल चेंज है कि मैटरनल प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ रही है और उसकी रेड ब्लड सेल भी बढ़ रही है, लेकिन रेड ब्लड सेल उतनी नहीं बढ़ रही, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें एक हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। उस हीमोडाइल्यूशन की वजह से एक फॉल आता है बिटवीन दी हीमोग्लोबिन एंड दी हीमेटोक्राइट। ठीक है। इन एडिशन प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, आयरन भी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस वजह से आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से भी देयर इज़ अ फॉल बिटवीन दी इन द आयरन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो दीज फिजियोलॉजिकल फॉल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आए हैं, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कम हो जाना कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है। समझ आया? ओके। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया जस्ट बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट इज द पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल एनीमिया में फर्स्ट है डेफिशिएंसी एनीमिया, लाइक किसी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे ब्लड को बनने में हेल्प करते हैं, लाइक आयरन हमारे ब्लड को बनने में हेल्प कर रहा है, फॉलिक एसिड ब्लड को बनने में हेल्प करता है। तो अगर ये चीज़ें कम हो जाती हैं बॉडी में, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, मीन्स ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ब्लड का प्रोडक्शन नहीं होता मीन्स हीमोग्लोबिन में कमी होती है। ठीक है। आरबीसीज का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होना मतलब हीमोग्लोबिन में कमी होना। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ आयरन की कमी से, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो ऑल दीज फैक्टर्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक है। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है। इन सब से क्या होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनीमिया लीड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेमरेजिक। हेमरेजिक में फर्स्ट है एक्यूट। एक्यूट मतलब उसको अर्ली मंथ्स में कोई ब्लीडिंग हो जाना, ब्लीडिंग की वजह से उसका ब्लड लॉस हो जाना या एंटीपार्टम हेमरेज होना। ठीक है। क्रोनिक में आता है हुकवर्म इन्फेस्टेशन एंड ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स मतलब उसको जो पाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो रहा है, और हुकवर्म इन्फेस्टेशन मतलब हुकवर्म जो होता है उसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है। फिर उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग कोज होती है। इंटरनल ब्लीडिंग यानी ब्लड का लॉस होता है। ब्लड का लॉस अगेन लीड टू एनीमिया।
क्लियर है व्हाट इज हेमोरेजिक? हेमोरेजिक मतलब ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, यानी उसको या तो अब अर्ली मंथ्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ब्लीडिंग हो गई, जैसे कि एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज में क्या क्या आता है? प्लेसेंटा प्रीविया आता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा आता है, ठीक है। इस सब की वजह से उसको जो ब्लड लॉस हो रहा है क्रोनिक में, उसको हुकवर्म इन्फेस्टेशन। हुकवर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है? हुकवर्म की वजह से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना या ब्लीडिंग पाइल्स हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में या तो उसको थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमारी जो आरबीसीज है उनमें ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो आरबीसीज हैं वो डेड होने लगती है, मतलब वो उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्मल अमाउंट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। और वो क्यों कैरी नहीं करती? क्योंकि थैलेसीमिया में आरबीसीज का जो शेप है, जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो उससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं हो पाते, ठीक है। इस वजह से आरबीसीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज को नहीं मिल पाती। सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसा होता है कि सिकल सेल जो है हमारी आरबीसीज को किल करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की कमी होती है। हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया, जैसे कि आरबीसीज की मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ जाना, इसको बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो वो इन सब चीज, ये सारी चीजों कंडीशंस है, ये आती हैं हेरिडिटरी में। मतलब मम्मी पापा से मिली है, किसी को थैलेसीमिया हो गया उसको एनीमिया होगा, किसी मदर को, ये प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है, ठीक है। मतलब पहले से ही, प्रेग्नेंट होने से पहले ही उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है एंड हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमियाज हैं। क्लियर विद द हेरिडिटरी पैटर्न? ओके। नेक्स्ट इज बोन मैरो इंसफिशियंसी। मतलब बोन मैरो इंसफिशियंसी मतलब बोन मैरो ही प्रॉपर ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन से। या तो उसमें हाइपोप्लेजिया या एप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया मैंने पहले बोला कि सेल जो है वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है। और एप्लेजिया या तो सेल बिल्कुल भी बन नहीं रही है ड्यू टू द रेडिएशन की वजह से या ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स जैसे कि एंडोमिथासिन एंड एस्प्रिन। इनकी वजह से जो बोन मैरो है वो इनसफिशिएंट है, पूरा सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से एनीमिया हो गया है। फिर एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, लाइक मलेरिया में प्लेटलेट का सीबीसी का काउंट कम हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में कम होता है, कालाजार में कम होता है। इन सब में जो हमारा ब्लड है वो कम होता है, इसकी वजह से एनीमिया, यानी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एनीमिया हुआ है, ठीक है। क्रोनिक रीनल डिजीज या नियोप्लाज्म वही है कि अगर क्या होता है, हमारी एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है हमारी किडनी। अगर रीनल डिजीज हुई है तो वो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट नहीं होगा, वो सिक्रीट नहीं होगा तो हमारा एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। मतलब हमारा, इनको हम आरबीसीज को क्या बोलते हैं? आरबीसीज का दूसरा नाम होता है ना ये। तो हमारी आरबीसीज इसलिए नहीं बनती है क्योंकि क्रोनिक रीनल डिजीज हो गई है या उसको कोई रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद है हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, लाइक ल्यूकेमिया, यानी उसको वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो गया है, या लिम्फोमा, कैंसर इन द लिम्फ नोड, इनकी वजह से उसके ब्लड प्रोडक्शन में कमी आ रही है, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स कम अंडर द पैथोलॉजिकल फैक्टर। ये पैथोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से एनीमिया हुआ है। इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे आने वाले फिजिकल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आर दी कोजेज ऑफ एनीमिया। कोजेज सिंपल, या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, वही हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। लीकी गट्स, मतलब उसके ब्लड्स जो है लीक हो रहा है उसके गट्स में से। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है हुकवर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। या फिर उसको फॉल्टी अब्जॉर्प्शन है, पूरा प्रॉपर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग गट्स है, तो क्या होगा, उसका जो उसने डाइट ली है उसकी उसकी डाइट से पूरा आयरन, प्रोटीन, विटामिन ये सब अब्जॉर्ब्स नहीं हो पाएंगे, इनका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। आयरन लॉस होने लगेगा, मतलब जैसे कि खा खा लिया है, मतलब अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो आयरन बॉडी में से ऐसे ही जा रहा है, लॉस हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड प्रेगनेंसी एट शॉर्ट टाइम, मतलब उसने जल्दी इंटरवल में अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी को लीड किया है, तो सपोज उसको पहली ही प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी थी, उसने दूसरी प्रेगनेंसी भी जल्दी से जल्दी कर ली, या फिर उसकी प्रेगनेंसी के बीच में इंटरवल प्रॉपर नहीं था, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको एनीमिया हो सकता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के साइकिल पे अगर उसका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। हुकवर्म इन्फेस्टेशन अगेन जो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज करता है। क्रोनिक मलेरिया अगेन जिसमें आरबीसीज कम हो जाती हैं। ब्लीडिंग पाइल्स एंड डिजेंट्री, सब अब ये वही है कि उसमें उसकी गट्स में से उसकी इंटेस्टाइन में से ब्लड आता है और ब्लीडिंग पाइल्स मतलब पाइल्स हो जाते हैं उसको, ठीक है। ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी कॉजेज ऑफ एनीमिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, ठीक है। सी, हमारी जो आरबीसीज होती हैं उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबिन, ठीक है। उस ग्लोबिन के वो ग्लोबिन क्या करता है, हमारी आरबीसीज में ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारी आरबीसीज में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करते रखता है। लेकिन इस ग्लोबिन को बाइंड करके रखता है हमारा आयरन। तो मतलब आयरन नहीं होगा तो ग्लोबिन नहीं होगा, ग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पूरा आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब बेसिक चीज़ को अगर हटा दे, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी इनफ ब्लड और हेल्दी आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हो रहा है ब्लड का लॉस बट बिकॉज ऑफ द आयरन की कमी से, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मीन्स कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन। Without enough iron, red blood cells can't carry enough oxygen to the body tissue। वही मैंने बताया, क्योंकि उसकी बॉडी से ऑक्सीजन, क्योंकि आयरन नहीं है तो यानी उससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमनेस्ट टाइप का एनीमिया होता है। क्लियर व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एनीमिया। डिग्री मतलब हम कितनी से कितनी रेंज को सीवियरिटी में कंसर्न करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है माइल्ड, इफ इट इज 8 ग्राम से 10 ग्राम तक है तो हम इसको बोलते हैं माइल्ड एनीमिया, ठीक है। विच कैन बी ट्रीटेड विद दी प्रॉपर प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, जैसे कि उसको डाइट दे दो या उसको सप्लीमेंट्स दे दो, ठीक है। मॉडरेट में क्या होता है, 8 ग्राम टू 7 ग्राम। इन चीज़ों को, इन वाले पेशेंट्स को, इन वाली मदर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सीवियर मतलब हायर अटेंशन चाहिए इनको, यानी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएट चाहिए जैसे, ठीक है। तो मॉडरेट होता है 8 ग्राम टू 7 ग्राम, एंड इफ इट इज़ कमिंग 7 ग्राम पर डीएल से कम तो देन इट इज़ कम्स अंडर द सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया में 3 डिग्रीज होती है, माइल्ड है, मॉडरेट है एंड सीवियर। माइल्ड 8 टू 10 है। 10 मैंने ऊपर बताया, एनीमिया ही अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हम एनीमिया कंसिडर करते हैं जिसका 10 ग्राम से कम आता है हीमोग्लोबिन, और 9 ग्राम से कम वाले को इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 8 टू 10 है उसका माइल्ड, 8 टू 7 है उसका मॉडरेट, एंड लेस देन 7 अगर आ रहा है तो उसको सीवियर एनीमिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आर दी सिम्टम ऑफ एनीमिया, ठीक है। बेसिक सिम्टम तुम्हें भी पता है, वीकनेस होता है, डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें किसका ध्यान रखना है, सीधा पेल स्किन होता है, ठीक है। कंजक्टाइवा पेल हो जाता है ड्यूरिंग द एनीमिया, ठीक है। इसमें है जनरल फटीग, वीकनेस, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, स्ट्रेंज क्रेविंग होती है ऑफ ईटिंग, मतलब उसको खाना खाने के अलावा कुछ और खाने का मन करता है, तो जैसे कि चौक वगैरह का होता है, कोई मिट्टी खाता है, ठीक है। अ टिंगलिंग और क्रोलिंग फीलिंग इन द लेग्स, ठीक है। अ टिंगलिंग सेंसेशन एंड क्रोलिंग फीलिंग फील करता है इनटू द लेग्स में, ठीक है। जैसे कुछ चल रहा है पैरों पे, उसको सेंसेशन, झंझनाहट महसूस होती है उसके पैरों में, ठीक है। देन टंग स्वेलिंग और सोरनेस, उसके टंग में जो है इन्फ्लामेशन होती है, उसमें स्वेलिंग होती है, सोरनेस होती है। उसके हाथ पैर ठंडे फील होते हैं एनीमिया वालों के। फास्ट एंड इरेगुलर हार्ट बीट, अब ब्लड कम है तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा पंप करने की कोशिश करेगा, तो जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर एंड फास्ट होगी, ठीक है।
कोइलोंचिया, कोइलोंचिया क्या होता है, इसमें स्पून शेप नेल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो नेल्स है ना उसमें एक गड्ढा जैसा, डिप्रेशन जैसा पड़ जाता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी बाद में। उसमें एक वो गड्ढा जैसा पड़ जाने की वजह से ना हमारे नेल्स की शेप ऐसी हो जाती है जैसे चम्मच होती है आगे से, ठीक है। दबाव पड़ जाता है नेल्स में। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। आयरन डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन सिम्टम है कोइलोंचिया। कोइलोंचिया में स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हेडेक। सो दीज ऑल आर द, तो बेसिक बेसिक आपका क्या याद रखना है, वीकनेस, हेडेक, ये तो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो पेल स्किन याद रखना है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग याद रखना है, एंड कोइलोंचिया याद रखना है, ठीक है। रैपिड हार्ट बीट यू कैन से, कोल्ड फीट यू कैन से, सो ऑल दीज आर द सिम्टम ऑफ एनीमिया, ठीक है। क्लियर? जिसने ये मार्कर यूज किया है प्लीज इसको रिमूव करो। जिसने भी ये मार्कर चलाया है प्लीज हटाओ इसको। अच्छा, हाउ इट इज डायग्नोज्ड, मतलब हाँ, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होती है एनीमिया की, ठीक है। फर्स्ट वी विल डू द सीबीसी। सीबीसी में क्या है, वही कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे हम उसका, ठीक है। वही हीमोग्लोबिन लेवल देखने के लिए नॉर्मल है, कॉमन है, सीबीसी, ठीक है। उसके बाद है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है कि हम उसका ब्लड लेते हैं, स्लाइड बनाते हैं ब्लड की, ठीक है। ब्लड की स्लाइड को स्टेन करते हैं लिशमन स्टेन से। उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अपना मार्कर मेरी स्क्रीन पे मत चलाओ, आप चलाते हो वो मेरी स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, ठीक है। तो प्लीज मत चलाओ, इससे डिस्टरबेंस होता है। इसके कहाँ थी मैं? हम्म तो इसमें ब्लड स्टेनिंग करते हैं लिशमन स्टेन से। इसमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं ऑफ आरबीसी। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी मतलब हम इसको करते हैं आरबीसीज का साइज देखने के लिए, शेप देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो इफ यू विल सी, कोई छोटा है कोई बड़ा है, यहाँ बड़ा है, बड़ी सेल है या छोटी सेल है, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है हम आरबीसीज का साइज एंड शेप देखने के लिए करते हैं, ठीक है। साइज एंड शेप देखने से पता चलेगा कि उसको थैलीसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। तो जैसे अगर थैलीसीमिया होगा तो उसकी जो आरबीसी सिंपल क्या है, इस टाइप इस शेप की होती है, लेकिन थैलेसीमिया में उनकी शेप आरबीसीज की ऐसे होने लग जाती है, ठीक है। ये थैलेसीमिया में होता है। नॉर्मल आरबीसीज ऐसे सर्कल होती है, ठीक है। और अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो सिकल सेल में उनकी ऐसी सिकल सेल बन जाती है, ठीक है। तो ये टाइप का होता है थैलेसीमिया में, ये हमारी नॉर्मल आरबीसीज टाइप का होता है, और ये टाइप की होती है हमारे सिकल सेल में, ठीक है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज करेंगे तो हमें इन चीज़ों का पता चलेगा कि आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी मतलब साइज एंड शेप देखना है। स्टडी ऑफ साइज एंड शेप देखते हैं हम ऑफ एनी सेल, ठीक है। आरबीसीज का साइज एंड शेप देखने से हमें पता चलेगा कि थैलेसीमिया काइंड है या सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। तो उस टाइप के एनीमिया पता चलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से। इसमें आरबीसीज का साइज एंड शेप देख रहे हैं हम, ब्लड को स्टेन करते हैं लिशमन स्टेन से, और स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसके अलावा अगर साइज में कोई चेंजेस आता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एनिजोसाइटोसिस, ठीक है। इसके अलावा अगर उसकी शेप में कोई चेंज आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। और इसके अलावा मैंने तुम्हें एक बताया पीछे की तरफ, एक मिनट। हाँ, हाँ, स्पेरोसाइटोसिस मतलब उसमें क्या हो जाता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में चेंज आता है, ठीक है। तो ये वो मेम्ब्रेन में चेंज था, ये साइज में चेंज है, और ये है शेप में चेंज, ठीक है। इसके अलावा हम करते हैं सीरम आयरन, क्योंकि हमें पता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने के लिए उसका ब्लड में सीरम आयरन लेवल देखना पड़ेगा। इफ इट इज लेस देन 30 तो हम इसको कंसिडर करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। एक होता है TIBC, मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन रिलीज होता है हमारे लीवर से, ठीक है। उसका नाम क्या होता है,
एक सेकेंड। तो TIBC में जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, इसको हम ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफेरिन। इफ यू वांट टू राइट, प्लीज राइट। ठीक है, ट्रांस टोटल की जगह ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। ये ट्रांसफेरिन क्या होता है? ये हमारे लीवर से एक प्रोटीन डिस्चार्ज होता है, लीवर से निकलता है। इसका काम होता है कि जो ब्लड में फ्री आयरन घूम रहा होता है ना, ये उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो अगर ये बाइंड करता है उस आयरन को, तो आयरन प्रॉपर ब्लड सेल्स में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर आरबीसीज का डेवलपमेंट या प्रॉपर आरबीसीज नहीं बन पाती है। ठीक है, और ये ट्रांसफेरिन ज़्यादा रिलीज होता है अगर किसी को क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई है या किसी को लीवर सिरोसिस हुआ है, उसमें ट्रांसफेरिन ज़्यादा निकलने लगता है। ज़्यादा ट्रांसफेरिन आता है तो मतलब ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है मतलब आयरन को ट्रांसफेरिन ही ले जा रहा है, आरबीसीज में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर टीआईबीसी कैपेसिटी बढ़ी हुई आती है तो मतलब आयरन ज़्यादा बाइंड हो रहा है, आरबीसीज का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर वो इसका नॉर्मल रेंज होता है 250 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड, लेकिन इफ इट इज कमिंग मोर देन 400 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, देन वी विल से कि आयरन टोटल आयरन डेफिशिएंसी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, आयरन का जो है लॉस हो रहा है विद द ट्रांसफेरिन। ठीक है, ओके। देन सीरम फेरिन देखते हैं, सीरम फेरिन टेस्ट करते हैं उसका। इफ इट इज कमिंग बिलो 30, कंफर्म दी आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर आयरन डेफिशिएंसी का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सीरम फेरिन। ठीक है, ब्लड टेस्ट ही है, उसमें सीरम फेरिन देखते हैं। इफ इट इज कमिंग बिलो 30, देन वी विल कंफर्म दी आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर इंटरनल ब्लीडिंग। टेस्ट फॉर इंटरनल ब्लीडिंग जैसे एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, ये हम कब करते हैं कि किसी को अगर हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है, ठीक है, बाकी अदर टेस्ट कर लिया लेकिन पता नहीं चल रहा है रीज़न क्या है, तो अगर किसी को हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है तो हम बोलेंगे कि उसको एंडोस्कोपी कराने के लिए, किसी को पाइल्स है तो उसकी कोलोनोस्कोपी कराने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट हम कब करते हैं? ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम इंटरनल ब्लीडिंग के टाइम पे, अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक है, समझ आया? किस चीज़ को बताओ? अच्छा, इंटरनल ब्लीडिंग मैंने बोला कि इंटरनल ब्लीडिंग कब होती है, या तो उसको हुकवर्म इन्फेस्टेशन होने की वजह से, एनीमिया कोज था ना हुकवर्म इन्फेस्टेशन, जिसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कि पाइल्स में होने लगती है या इंटेस्टाइन में होने लगती है, अगर उसका कोज कोई इस तरह का है कि उसको इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। इंटेस्टाइनल देखना है, अगर उसका जीआई ट्रैक्ट देखना है तो हम उसकी एंडोस्कोपी करेंगे। उसका हमें अगर रेक्टम देखना है तो हमें उसकी कोलोनोस्कोपी करनी है। ठीक है, तो ये करते हैं। उन अगर पाइल्स वगैरह हो गया है, पाइल्स की वजह से एनीमिया हुआ है या हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से एनीमिया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको प्री क्लैम्शिया हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड उसको प्रीटर्म लेबर हो सकता है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग लेबर, तो ड्यूरिंग लेबर में उसको यूट्राइन इनर्शिया, पोस्ट, ये परफ्यूरेट स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने, पोस्टपार्टम हेमरेज है बेटा ये। ठीक है, यूटेराइन इनर्शिया हो सकता है, ये गलत हो गया है, सॉरी, ये पोस्टपार्टम हेमरेज है। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर उसको पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, एंड उसको कार्डियक
फेलियर होने के चांसेस होते हैं एंड शोक हो सकता है, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग ड्यूरिंग पर्पेरियम यानी आफ्टर दी डिलीवरी, उसको पर्पेरियल सेप्सिस यानी उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके पर्पेरियम पीरियड के टाइम पे सब इन्वोल्यूशन होगा एंड पुअर लैक्टेशन होगा, ठीक है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन विच कैन लीड एट द टाइम ऑफ एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट आर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। पूरा क्यों नहीं है? अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया दो टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। एक सेकेंड मुझे देना। फर्स्ट है प्रोफिलाइटिक एंड दूसरा होता है क्यूरेटिव, ठीक है। प्रोफिलाइटिक में फर्स्ट क्या है कि प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट में क्या आता है कि हम उसका कैसे केयर कर या उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स कम्स अंडर द प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया, ठीक है। तो प्रोफिलाइटिक में फर्स्ट क्या करना है, उसको अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी। या तो पेशेंट को बोलो कि वो एटलीस्ट 2 years का गैप रखे अपनी प्रेगनेंसी में। गिव मी अ मिनट। हाँ जी, बोलो। कौन था ये हेलो मैम बोल के रह गया? ओके, हम थे ट्रीटमेंट पे, ठीक है। तो प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हम वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बोला कि फर्स्ट उसको हम बोल सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि अवॉइड द फ्रीक्वेंट चाइल्ड ऑफ बर्थ, कि उसको मिनिमम इंटरवल रखना है अपनी जो प्रेगनेंसीज है उसमें एटलीस्ट 2 years का उसको डिफरेंस रखना है, उनमें इंटरवल रखना है बिटवीन टू प्रेगनेंसी। और वी कैन उसको बता सकते हैं, हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफिलैटिक ट्रीटमेंट इज अवॉइड द फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी। दूसरा होता है कि सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी हम उसको देते हैं। सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी मतलब उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका जो आयरन होता है वो कम होने लगता है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको ऊपर से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं आयरन के लिए, ठीक है। तो उसको हम ओरली दे सकते हैं। डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 200 mg ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में आयरन होता है, 60 mg का एलिमेंट होना चाहिए उसमें, ठीक है। 60 mg ऑफ आयरन होना चाहिए, उसको देते हैं विद दी फॉलिक एसिड या विटामिन सी इंक्रीज करने के लिए बोल सकते हैं हमको, ठीक है। तो अगर आयरन को या फेरस सल्फेट को हम देते हैं तो या तो उसको विटामिन सी इंक्रीज करने के लिए बोलना है या उसको उसका फॉलिक एसिड हम साथ में दे सकते हैं। फॉलिक एसिड और विटामिन सी क्यों देते हैं हम आयरन के साथ, क्योंकि वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर हम उसको सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी दे रहे हैं तो उसको साथ में देना है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हम देंगे क्योंकि वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। और साथ साथ हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर वो आयरन ले रहा है तो उसके साथ उसको अवॉइड करना है सारे डाइट जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग होता है, टी होता है, तो आयरन अगर वो ले रही है तो उसको ये सब अवॉइड कर रहे हैं।
एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए नहीं लेने, ठीक है। तो अगर किसी ने आयरन लिया है तो एटलीस्ट 2 घंटे के इंटरवल के बाद ही उसको चाय, कॉफ़ी या दूध वगैरह लेना होता है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होते हैं, आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो था प्रोफिलाइटिक में हमारा, बेटा इसमें स्क्रीन में दिख नहीं रहा है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रोफिलाइटिक में ट्रीटमेंट में है हमारा अवॉइड द फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, दूसरा है सप्लीमेंट आयरन थेरेपी, देन तीसरा है डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम उसको उसकी डाइट इंक्रीज करने के लिए बोल सकते हैं, उसको आयरन रिच डाइट देना है, जैसे कि लीवर है, मीट है, एग है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन पीज है, ठीक है, जैगरी है, जिन चीज़ों में ज़्यादा आयरन होता है हम उसको वो इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं, उसका वो बढ़ाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसको क्या है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट। एडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर हमें प्रोफिलाइटिक